हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जैव प्रक्रम का दूसरा भाग लेकर आए हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इस दूसरे भाग में हमें कुछ जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? सबसे पहले हमने सजीव और निर्जीव देखा। सजीव किससे कहते हैं, निर्जीव किससे कहते हैं? तो सजीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और पोषण की क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट देखा जाए बच्चों, निर्जीव चीजें क्या होती हैं जिनमें ये सारी क्रियाएं ना पाई जाएं। श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, परिवहन, ये सारी क्रियाएं अगर नहीं पाई जा रही हैं तो वे सभी क्रियाएं या वे सभी जीव पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? निर्जीव। तो आइए हम अपने इस दूसरे भाग को आगे ले चलते हैं बेटा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जोरदार मेहनत कर रहे हैं और श्योरली आप करते रहिए। और मैं पूरी कोशिश करता हूं इस जैव प्रक्रम के जितने भी हेडिंग्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आइए बेटा देखते हैं हम जैव प्रक्रम। तो हमने जहां से समाप्त किया था बेटा, कुछ हेडिंग डलाई गई थी और जिसमें पहली हेडिंग हमारी क्या थी बेटा? अपचयी अपक्रियाएं। और हमारी दूसरी हेडिंग क्या थी बेटा? उपचयी अपक्रियाएं। तो बस इन्हीं दोनों पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जैव रासायनिक अपक्रियाएं। अगर इस हेडिंग को देखा जाए तो इस हेडिंग में ही क्या है बेटा? इसका डिफिनेशन है जैव। जैव का मतलब बेटा जिसमें जीवन होता है। रासायनिक अपक्रियाएं यानी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। तो जीवों में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं क्या कहलाती है बेटा? जीवों में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं जैव रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैव रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या देखा कि जैव रासायनिक अपक्रियाएं क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर जितने जीव हैं उनके अंदर कुछ जैविक प्रक्रम चलते रहते हैं और ये प्रक्रम निरंतर चलते रहते हैं बच्चों। तो इनके अनुरक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो यही प्रक्रम जो जीवन भर लगातार चल रहे हैं, इन्हीं क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अपक्रियाएं। अब ये जैव रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा? ये जैव रासायनिक अपक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहला क्या है बेटा? अपचयी अपक्रियाएं और नंबर दो क्या है? उपचयी अपक्रियाएं। तो ध्यान देना बेटा, पहला क्या आपने लिखा? अपचयी अपक्रियाएं। पहला क्या है बेटा? अपचयी अपक्रियाएं। और नंबर दूसरा क्या दिया है? उपचयी अपक्रियाएं। दूसरा क्या है? उपचयी अपक्रियाएं। तो आप ध्यान देना बेटा, अपचयी अपक्रियाएं और उपचयी अपक्रियाएं, इन दोनों क्रियाओं को मिला के, इन दोनों क्रियाओं को अगर देखा जाए बेटा तो दोनों क्रियाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उपापचयी अपक्रियाएं। कौन सी अपक्रिया बेटा? उपापचयी अपक्रियाएं, जिसे हम बोलते क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ओके, तो आइए बेटा अब हम लोग इस उपापचयी क्रियाओं को देखते हैं। और ये क्रियाएं कौन सी हैं? पहली है अपचयी और दूसरी है उपचयी, जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है। तो पहला क्या है बेटा? अपचयी अपक्रियाएं, जिसे क्या बोलते हैं? केटाबोलिक रिएक्शन। केटाबोलिक रिएक्शंस। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं, कौन सी रासायनिक अपक्रियाएं बेटा? तो आप इसे अब थोड़ा सा रेस करते हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ। कैसे पदार्थ बेटा? जटिल का मतलब ऐसे हम आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो रासायनिक हमारे पदार्थ होते हैं, ये छोटे छोटे, ध्यान देना बेटा, जो बड़े अणु होते हैं। कैसे अणु? बड़े अणु। कैसे अणु बेटा? जो हमारे बड़े अणु हैं ये कैसे
छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयी अपक्रियाएं कहते हैं। आइए हम डिफिनेशन देखते हैं। वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ मतलब बड़े बड़े अणु, कैसे अणु बेटा, बड़े बड़े अणु सरल अणुओं में, सरल अणुओं का मतलब छोटे छोटे अणुओं में, किसमें बेटा, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपचयी अपक्रियाएं कहते हैं। अब ऐसी अपक्रियाएं कौन कौन सी हैं बेटा, तो पहला क्या है, पाचन, और दूसरा क्या है बेटा, श्वसन। पाचन और श्वसन, ये अपक्रियाएं कौन सी अपक्रियाएं हैं, अपचयी अपक्रियाएं। तो थोड़ा सा बेटा हम लोग देख लेते हैं श्वसन। श्वसन का फार्मूला क्या है, श्वसन क्रिया क्या है, तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो श्वसन की जो क्रिया हो रही है वो करती क्या है बेटा, वह ग्लूकोज का विखंडन करती है। तो C6H12O6 प्लस 6O2, जब इसे बेटा ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ साथ में बेटा यहाँ अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिलती है बेटा, अपार ऊर्जा हमें मिलती है, जिसके द्वारा हम अपने दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को संपन्न कर पाते हैं। आइए हम देखते हैं बेटा इसका दूसरा, जो रासायनिक अपक्रियाओं का दूसरा भाग है। दूसरा भाग क्या बेटा, उपचयी अपक्रियाएं। अब उपचयी अपक्रियाओं में क्या होता है बेटा, छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे अणु जुड़कर, छोटे छोटे अणु जुड़कर एक बड़ा अणु बनाते हैं। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयी अपक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं हम इस समय परिभाषा के आधार पे बेटा। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु, सरल कार्बनिक अणु, ये छोटे छोटे अणु, जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपचयी अपक्रियाएं कहते हैं। और ऐसी अपक्रियाएं कौन सी हैं, ऐसी अपक्रियाएं हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण, वसा का निर्माण, प्रोटीन और ये न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। तो ये सभी क्रियाएं कैसी क्रियाएं हैं बेटा, ये सभी क्रियाएं हमारी कौन सी है, उपचयी अपक्रियाएं। और ये दोनों क्रियाएं अगर मिला दिया जाए तो इसे क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म, उपापचयी अपक्रिया। तो बेटा इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं देखता हूं इसके आगे। और इसके आगे मुझे क्या पढ़ना है बच्चों, जो हमारे पाठ का नाम है, और पाठ का नाम हमारे क्या है बेटा, जैव प्रक्रम। इसमें हमें पढ़ना क्या है, पोषण। क्या पढ़ना है बेटा, पोषण। तो ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। तो आइए बेटा अब हम देखते हैं अगली हेडिंग, पोषण। अगली हेडिंग क्या है बेटा, पोषण, न्यूट्रिशन। अब पोषण क्या है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं। मुझे लग रहा परिभाषा याद हो गई होगी बेटा। तो परिभाषा आपने क्या लिखा, भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। आइए देखते हैं बेटा कि हमारे ये पोषक तत्व हैं कौन से, पोषक तत्व। तो आइए देखते हैं पोषक तत्व। तो हमारे भोजन में बेटा कितने पोषक तत्व हैं, तो भोजन में 5 पोषक तत्व होते हैं। नंबर 1 पहला पोषक तत्व क्या है बेटा, तो पहला हमारा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और बेटा ये हमें देता क्या है, ये हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है बेटा, ऊर्जा। दूसरा क्या है, वसा, और वसा यह भी हमें क्या देती है, यह भी हमें ऊर्जा देने का कार्य करती है। तीसरा है प्रोटीन,
ध्यान देना बेटा, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व कितने होते हैं? पोषक तत्व 5 होते हैं, या 5 पोषक तत्व होते हैं। भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं बेटा? तो पोषक तत्व कितने होते हैं? 5। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और नंबर 5 अगर हम देखें बेटा तो जल एवं खनिज लवण। जल एवं खनिज लवण, बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी बेस्ड है, और आपको एनसीईआरटी का कोई ऐसा प्रश्न हेडिंग नहीं होगा जो आपको ना पढ़ाया जाए। तो आप घर जाइए और बुक उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक लाइन बाय लाइन आपको सिखाया जा रहा है। तो मैंने क्या देखा बेटा कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब बात ये आती है बेटा कि हमारा जो ये पोषण है इसमें कितने पोषक तत्व होते हैं? यहाँ पे दिया है ना बेटा पोषक तत्व। तो भाई ये पोषक तत्व है क्या चीज? तो चलिए इस पे हमने चर्चा किया बेटा। तो पोषक तत्वों की संख्या 5 होती है। पहला क्या दिया है बेटा? तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन्स, नंबर 4 देखा जाए तो विटामिन, और 5वां हमारा क्या है? जल एवं खनिज लवण। तो चलिए एक एक पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के बाद। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? और ये क्वेश्चन आप सबसे भी है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बेटा बिल्कुल देने का प्रयास करना कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों? हमारे लिए पोषण क्यों जरूरी है? तो हमें पोषण की आवश्यकता क्यों है? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन है कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्या आप लोग बेटा बताएंगे? तो चलिए आपको मैं टाइम देता हूं, अब सोचिए भोजन क्यों जरूरी है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। जैसे आप इसे देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको पोषण की आवश्यकता क्यों है, हमें भोजन की जरूरत क्यों है, क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं भोजन करने से। तो इस प्रश्न का आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेटा यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। ध्यान से देखना बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है बेटा? ऊर्जा। भोजन का ये जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है ये हमें कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ से हमें मिल सकता है बच्चों? तो आप इसे अगर ढूंढना चाहोगे आपके ही भोजन में प्राप्त होगा। जैसे आप क्या क्या खा सकते हैं बेटा जहां से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? आप चुकंदर ले लीजिए, आप जौ, गन्ने का रस, नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेटा गेहूं। इन सारी चीजों में हमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती क्या है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? अपने दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं के साथ। हमारे बॉडी के अंदर कुछ क्रियाएं हो रही हैं, वे क्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक क्रियाएं, जैसा कि जस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा, उपचयी और अपचयी क्रियाएं। इसके बाद बेटा हम बाहर भी कुछ क्रियाएं करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त हो रही है बेटा? तो पहला हमने क्या लिखा पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा जो पोषक तत्व और है बेटा वसा। और वसा से भी हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है बच्चों? एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा हमें मिलती कहाँ है बेटा? अगर मैं वसा की चर्चा करूं तो वसा बेटा हमें कहां मिलेगा? तो तेल में मिलता है। चर्बी आपने नाम सुना होगा। आपने अंडा देखा होगा बेटा, अंडे का जो पीला भाग होता है वहां भी हमें वसा मिल जाएगी। नॉर्मली मांस में, दूध में, आप अगर कुछ सूखे मेवों में देखें बच्चों, जैसे आपको बादाम, काजू, इनमें भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? वसा मिल जाएगी। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं वसा, और वसा से हमें क्या मिल रहा है? ऊर्जा। क्या मिल रहा है बेटा? ऊर्जा। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं कि हमें पोषण
की आवश्यकता क्यों? तो आप यहाँ बड़े आराम से लिख सकते हैं कि पोषण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषण से क्या मिलती है बेटा? पोषण से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। आप इसे और बड़ा कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। बड़ा में क्या लिखेंगे बेटा? कि इस ऊर्जा से हम अपने बॉडी के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उन्हें हम सुचारू ढंग से कर सकते हैं, और बाकी जो क्रियाएं हमारे बाहर हो रही हैं, जैसे मैंने बताया खेलना, कूदना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये सभी क्रियाओं को हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं बेटा? इस ऊर्जा की सहायता से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? आप ध्यान से देखना, प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें क्या देता है बच्चों? आप ध्यान से देखना, प्रोटीन पाया कहां जाता है? तो सभी दालों में। कहां मिलता है बेटा? सभी दालों में मिलता है। आप देखेंगे बेटा तो मांस में भी पाया जाता है, मांस। नेक्स्ट देखा जाए बच्चों तो दूध में भी प्रोटीन है, अंडे का जो सफेद भाग है वहां पर भी ये पाया जा रहा है। तो नॉर्मली प्रोटीन यहां पे हमें प्राप्त हो जा रहा है। अब ये प्रोटीन हमें देता क्या है? तो प्रोटीन का मेन काम क्या है बच्चों? यह कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, यह नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसी प्रोटीन की सहायता से हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है बेटा। एक शिशु जब जन्म लेता है या एक भ्रूणावस्था हम कह सकते हैं, इसी प्रोटीन की सहायता से धीरे 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 वो क्या होता है? वृद्धि करता है और बड़ा होता है। सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो प्रोटीन से मांस का निर्माण होता है। किसका बेटा? मांस का। मतलब हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है। तो बेटा आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? अब दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमें पोषण की आवश्यकता क्यों, तो पोषण से हमें दूसरी चीज क्या मिल रही है? तो आप यहां लिख सकते हैं कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत। तो यहां क्या हो रहा है बेटा? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत तथा नई कोशिकाओं का निर्माण, तथा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो बेटा हमें प्रोटीन से क्या मिल रहा है? तो हमें प्रोटीन से नई कोशिकाओं को वृद्धि करने में सहायता मिल रही है। जो हमारी कोशिकाएं टूटी फूटी हैं, टूट जा रही हैं, नष्ट हो जा रही हैं, उनका पुनः निर्माण होता है। किससे होता है बेटा? इन्हीं पोषक तत्वों से, जिसका नाम है प्रोटीन्स। आइए बेटा हम देखते हैं अगली हेडिंग्स। अगली हेडिंग में दिया है विटामिन। क्या दिया है बेटा? विटामिन। अब अगर मैं विटामिन की बात करूं, आप शायद इसे लिख लिए होंगे, आप नोट करते जाना बेटा। आपसे ये प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों। अगला है बेटा विटामिन। अब ये जो विटामिन होता है ये नॉर्मली आप जानते होंगे कि फल हो गया, हरी सब्जियां हो गई, मांस, मछली या मछली का तेल, इन सारी चीजों में हमें ये प्राप्त होता है। तो आइए बेटा इनका काम देख लेते हैं। विटामिन का काम क्या होता है? इसका मेन काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई रोग बन रहे हैं, किसी रोग का निर्माण हो रहा है बेटा, तो ये क्या करते हैं? उसको नष्ट करने का काम करते हैं, या हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो विटामिन हो गया बेटा हमारा। अब ये विटामिन नॉर्मली देखा जाए तो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? कितने टाइप्स के बेटा? तो ये विटामिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इसके टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप्स हैं बेटा। एक है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। ये विटामिन कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। एक जल में घुलनशील होता है और दूसरा कहाँ घुलनशील होता है बेटा? वसा में घुलनशील। तो कुछ ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं, वसाओं में नहीं घुलते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुल जाते हैं तो कहाँ नहीं घुलते हैं बेटा? वे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो आप ध्यान देना बेटा, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये किस में घुलनशील होते हैं बेटा? ये जल में घुलनशील होते हैं।
और अगर मैं बात करूं कि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो आप नॉर्मली बेटा एक सूत्र याद कर लो, एडेक। ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एडेक। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। उसमें बेटा ऑप्शन में पहला दे देगा ए, दूसरा दे देगा बेटा आपका कौन सा? डी, तीसरा दे देगा आपका सी और चौथा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा के। अब आप बेटा बड़े आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं अगर आपको बेटा जल में और वसा में घुलनशील विटामिन याद है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आप ध्यान से देखिए, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। एक आपका बचा है जल एवं खनिज लवण। तो आइए बच्चों, हमारा एक अभी बचा हुआ है नंबर 5, और पांचवा क्या था बेटा? जल एवं खनिज लवण। जल एवं खनिज लवण। लेकिन इसके पहले हमने बेटा नंबर 4 पढ़ा था विटामिन, और विटामिन का हमने यहाँ उपयोग आपको नहीं लिखाया था, क्योंकि पहला उपयोग आपने लिखा था पहला, ये शायद तीसरे नंबर पे आएगा आपका, क्योंकि वहां पे 2 साथ में हो गया था। तो पहला हमने क्या लिखा कि भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर दूसरा हमने क्या लिखा बेटा? दूसरा हमने जाना कि इससे नई कोशिकाओं का और टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा बेटा क्या करता है? यह रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो ये आपका बेटा तीसरा गुण हमने पढ़ लिया, तीसरी विशेषता हमने पढ़ लिया किसकी? पोषण की। आ जाते हैं बेटा नंबर 4 पे। 4 यहाँ पे दिया है बेटा जल। अब अगर मैं जल की चर्चा करूं, तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो जल एक अच्छा विलायक आप कह सकते हैं, या सर्वोत्तम विलायक कह सकते हैं। विलायक किसे कहते हैं? तो जिसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वह हमारा क्या होता है? विलायक। तो जल क्या है बेटा? एक उत्तम सर्वाधिक विलायक का कार्य करता है। और साथ साथ में बेटा यह दूसरा काम क्या करता है? ताप नियंत्रण। दूसरा काम क्या करता है बेटा? यह ताप का नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। तो इसके अगर कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो यह एक सर्वोत्तम विलायक का कार्य करता है। दूसरा अगर पूछा जाए बेटा तो यह ताप नियंत्रण का कार्य करता है। अब अगर मैं आपसे विलायक की बात करूं तो ये करता क्या है बेटा? ये हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन होते हैं, उनको ये विलेय करता है, घोलने का काम करता है, और ये जीवद्रव्य में जाके वृद्धि कराता है। मैं आता हूं बेटा खनिज लवण के पास। अगर मैं खनिज लवण की चर्चा करूं बेटा, तो इसका काम क्या होता है? यह हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, या फिर हम कह सकते हैं आयोडीन, इन सब का निर्माण करता है। और इसके निर्माण से क्या होता है बेटा? हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां प्लस दांत, इनके निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। तो अब यहां आ जाते हैं बेटा, अगर मैं यहां पे इसकी चर्चा करूं तो हमें पोषण से अगला वाला फायदा क्या हो रहा है, क्यों आवश्यक है पोषण? तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा? यह दांतों व हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है।
तो बेटा इस तरह से आपका प्रश्न पूरा हो गया है। प्रश्न हमारा क्या था कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों, तो इस तरह से अगर आपने आंसर दिया तो आपको यहाँ 2 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आइए बेटा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पोषण के प्रकार कितने हैं, पोषण कितने टाइप से होता है। तो आइए नेक्स्ट इसे हम थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण यहां आप लिखे हैं, तो बस केवल आप देखेंगे बेटा कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण बेटा कितने प्रकार का होता है, पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का यहां पढ़ेंगे। कितने टाइप्स का बेटा, 2 प्रकार का। तो पोषण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। तो चलिए बेटा पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण बेटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्वपोषण। पहला क्या है, स्वपोषण। पहला क्या है बेटा, स्वपोषण। एक सेकंड बेटा, थोड़ा मोबाइल बजने लगी यार। तो पहला है स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषण या परपोषण। स्वपोषण और दूसरा क्या है, विषम पोषण या परपोषण। और बेटा यहां अगर हम आपको दिखाना चाहें, समझाना चाहें, तो इसके कुछ टाइप्स हैं विषम पोषण के। तो विषम पोषण के कौन कौन से टाइप्स हैं आइए देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला बेटा स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। दूसरा क्या है, 1 सेकेंड, हाँ देखिए बेटा, तो विषम पोषण या परपोषण, इसके हम कुछ प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है, शाकाहारी। पहला क्या है बेटा, पहला है शाकाहारी। आप ये सब पढ़ चुके होंगे, बस यहाँ पे हम क्रम से देख रहे हैं। दूसरा क्या है बेटा, मांसाहारी। नंबर अगर तीसरा हम लोग देखें, अपमार्जक। अपमार्जक या मृतोपजीवी या मृतोपजीवी। अगला क्या है बेटा, परजीवी। अगला क्या है, परजीवी। तो बेटा विषम पोषण में हम इनकी चर्चा करेंगे और ये प्रकार हमने देख लिया है। बाकी इसका डेफिनेशन, इसकी थियरी हम लोग अगले वाले भाग में देखने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी आसानी होगी, उसे नोट करने में भी आसानी होगी, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। इसलिए बहुत लंबा लेक्चर नहीं कर रहा हूं, बस छोटा छोटा वीडियो, ताकि आप अपने एमबी को भी सुचारू ढंग से चला सकें। तो विशेष आप समझ ही रहे हैं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा देखिए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, अपनी तैयारी पे आप फोकस कीजिए बेटा। और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और एक उसमें ऑल बटन होता है, उसे जरूर आप दबाइए, ताकि जो अगला वीडियो या जितने भी हमारे वीडियो आते रहें वो आपके वीडियो तक, आपके यूट्यूब तक आराम से पहुंच सके। अन्यथा बेटा आपको बार बार शेयर करना पड़ता है, तो आपको ऑल वाला बटन जरूर दबाना है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और बेटा हमारी इस टीम को आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से लगातार अपने सहयोग को बनाए रखें और कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने इस एनर्जी को हम लोगों के साथ जोड़िए, ताकि हम लोगों में भी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आए बेटा। और बस इन्हीं चंद लम्हों के साथ, चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।